वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग हाई स्कूल के जीव विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण, यानी लाइफ प्रोसेसेस फर्स्ट न्यूट्रिएशन। जैव प्रक्रम क्या है उसके बारे में जानते हैं। सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं, यानी हमेशा चलती रहती हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, वे सभी क्रियाएं जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। उपापचयी या जैविक या जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। जीवों में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को निम्नलिखित दो समूहों में बांटा जा सकता है, यानी जीव में होने वाली समस्त उपापचयी जो क्रियाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया। पहला है उपचयी क्रियाएं। तो हम लोग जानते हैं उपचयी क्रियाएं होती क्या हैं। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, यानी जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं या संश्लेषित करते हैं, उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप सबको पता ही होगा। दूसरा हमारा है अपचयी क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होते हैं, यानी वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होते हैं, यानी टूट जाते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्वसन, पाचन आदि। विकास की दृष्टि से मानव सर्वाधिक विकसित प्राणी है, यानी विकास की दृष्टि से मनुष्य ही सबसे अधिक विकसित प्राणी है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता अधिक है, जिसके शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंग तंत्र होते हैं, यानी मानव के शरीर में मुख्य निम्नलिखित अंग तंत्र होते हैं। पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है परिसंचरण तंत्र, चौथा है उत्सर्जन तंत्र, पांचवा है जनन तंत्र। पोषण के बारे में पढ़ेंगे, यानी न्यूट्रिएशन। जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पोषण पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी सभी जीवों को अपना जीवन जीने के लिए कई प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पोषण पदार्थ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होती है, यानी पोषण की परिभाषा हम लोग कह सकते हैं, पोषण पदार्थ वो पदार्थ होते हैं, यानी पोषण पदार्थ वो भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होती। पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि करने के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी हमारे शरीर के कई कार्यों को करने के लिए पोषण के द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगला टॉपिक है पोषण या भोजन की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड और न्यूट्रिएशन। जीवधारियों के लिए भोजन आवश्यक है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है भोजन से हमें ऊर्जा की आपूर्ति, यानी भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। शरीर की वृद्धि, भोजन से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है। तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत, यानी हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत होती है। जो भोजन से हमें प्रोटीन मिलता है हमारे अंदर, वो कोई भी छोटी मोटी अंदरूनी टूट फूट होती है उसके मरम्मत में सहायक होते हैं। रोगों से रक्षा, यानी भोजन से जब हमारा भोजन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो रोगों से भी रक्षा होगा, हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण मिलेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब अगला टॉपिक है पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन। जीवों में पोषण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला है
स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना यानी स्वयं को ही पोषित करना। जैसे हरे पादप यानी हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O से प्रकाश तथा पर्णहरिण क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं ही करते हैं। इस प्रकार के वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। यानी जो भी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषित ही होते हैं। स्वपोषित पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला टॉपिक है विषम पोषी पोषण। स्वपोषियों के विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं यानी दूसरे पे आश्रित होते हैं। इसी जीव विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की यह प्रक्रिया विषमपोषी पोषण या परपोषण कहलाती है। इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग ये जानेंगे स्वपोषण व विषम पोषण में क्या अंतर होता है। तो स्वपोषण में हरे पादप कुछ जीवाणुओं एवं प्रोटिस्ट जंतुओं में पाया जाता है और विषम पोषण यह कवकों और जंतुओं में पाया जाता है। अब स्वपोषण देखिए, सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु हरित लवक की आवश्यकता होती है। स्वपोषण में सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हरित लवक की आवश्यकता होती है। विषम पोषण में इन्हें सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अतः हरित लवक की अनुपस्थित होता है यानी विषम पोषण में हरित लवक नहीं होता है। तीसरा है भोजन का पाचन नहीं होता है यानी स्वपोषण में भोजन का पाचन नहीं होता है। विषम पोषण में भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल एवं घुलित रूप में तोड़ने हेतु पाचन क्रिया की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। भोजन के रूप में ग्रहण किए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन की सुविधा यानी पढ़ने में समझने में आसानी हो उस सुविधा को देखते हुए मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचन ग्रंथि। हमारा पहला है आहार नाल यानी मानव की आहार नाल लगभग 8.10 मीटर लंबी होती है तथा मुख्य द्वार से गुदा द्वार तक फैली रहती है। इसका विभिन्न भागों में अलग अलग व्यास होता है यानी शरीर के विभिन्न भागों में आहार नाल का अलग अलग व्यास होता है। कार्यकी यानी कार्य करने के आधार पर इसमें निम्न भाग होते हैं। पहला है मुख या मुख गुहिका यानी मुख या मुख गुहिका है। अब मुख के अंदर जो भाग होते हैं तो मुख में पहला दांत होता है। सबको पता है दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक, रदर्णक, चौरड़क, अग्रचौरड़क। दूसरा है बी है जिह्वा, सी है लार ग्रंथियां, ये हमारे मुख में होती हैं। अब दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रसिका या ग्रासनली, चौथा है आमाशय, 5वां है छोटी आंत या क्षुद्रांत, 6वां है बड़ी आंत या बृहदांत्र। अब दूसरा टॉपिक है पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां निम्नलिखित हैं।
पाचन ग्रंथियों में पहला टॉपिक है लार ग्रंथियां। मनुष्य में निम्न 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी एक मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का स्रावण करती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं, यानी स्रावण करती हैं यानी उत्पन्न करती हैं। पहला है कणपूर्व ग्रंथियां, दूसरा है अधोहनु ग्रंथियां, सी है अधोजिह्वा ग्रंथियां। दूसरा टॉपिक है हमारा अमाशय या जठर ग्रंथियां। अमाशय की दीवार में निम्न 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्रावण करती हैं। इसके भी प्रकार होते हैं। पहला है ए है कार्डियक ग्रंथियां, बी है फंडिक ग्रंथियां, सी है पाइलोरिक ग्रंथियां। अब तीसरा टॉपिक है यकृत यानी लीवर, जिसे हम कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अंग है। जो लीवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और अंग भी है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर स्थित होता है। मानव के यकृत में 3 पालियां होती हैं, यानी मानव के यकृत में 3 पालियां होती हैं। पहला क्या है, ए है पित्तरस का स्त्रावण, यानी पित्तरस को अवशोषित करता है। बी है हिपैरिन, सी है ग्लाइकोजन का संचयन, और डी है वसा का संश्लेषण। अगला है पित्तवर्णक का उत्सर्जन, यानी पित्तवर्णक का उत्सर्जन का मतलब पैदा करना। एफ है यूरिया का संश्लेषण। जी है रुधिर का थक्का बनना। हमारा चौथा टॉपिक है अग्नाशय। यह यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लगभग 12 से 15 सेमी लंबी तथा जे यानी कैपिटल जे के आकार की होती है। यह उदर गुहा में अमाशय व शेषांत्र के बीच स्थित होती है। समान व्यक्ति में इसका भार, यानी जो अग्नाशय है, समान व्यक्ति में उसका भार 60 से लेकर 90 ग्राम तक होता है। अगला है मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है अंतग्रहण। भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं, यानी जो हम लोग भोजन करते हैं जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है वह क्रिया अंतग्रहण कहलाती है। अथवा बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थों को अनेक विधियों से ग्रहण करना अंतग्रहण कहलाता है। दूसरा है पाचन यानी डाइजेशन। जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है, यानी जंतु जो भोजन ग्रहण करे या तो वो ठोस होता है या तरल होता है, तथा जल में अविलय होता है, यानी जल में नहीं घुल सकता। इन पोषक पदार्थों को संपूर्ण शरीर में संचारित कराने हेतु विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विलय अवस्था में लाया जाता है, यानी कई प्रकार के भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाएं करके उनको घुलने योग्य बना दिया जाता है। अतः जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। तीसरा है भोजन का अवशोषण। मनुष्य की छोटी आंत के मध्यांत्र एवं शेषांत्र में आंतरिक स्तर पर उपस्थित रसांकुर में रुधिर एवं लसिका की कोशिकाओं का जाल होता है, यानी अधिक होते हैं। रसांकुर के मध्य भाग में आछिर वाहिनियां या लैक्टियल्स नामक लसिका केशिका उपस्थित होती है। इसमें से लसिका कोशिकाएं वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं, यानी जो लसिका कोशिकाएं हैं जो वसीय अम्ल यानी तेल से जो अम्ल निकलते हैं और ग्लिसरॉल का अवशोषण कर लेती हैं। ये वसीय अम्ल कुछ लवणों के साथ संयोजित होकर
अधश्लेष्म तक पहुँचते हैं, संयोजित होकर यानी मिलकर, जहाँ ये अम्ल ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर पुनः वसा बिंदुओं का निर्माण करते हैं। ये जो वसीय अम्ल हैं कुछ लवणों के साथ मिलकर अधश्लेष्म तक पहुँचते हैं और जहाँ फिर से ये ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर पुनः वसा बिंदुओं का निर्माण करते हैं। लसिका वाहिनियाँ रुधिर वाहिनियों में खुलकर इन वसा बिंदुओं को वापस रुधिर में पहुंचा देती हैं। जो लसिका वाहिनियाँ हैं वो रुधिर वाहिनियों में जाके खुल जाती हैं, जिससे कि ये वसा बिंदुएं पुनः रुधिर में यानी हमारे खून में पहुंच जाती हैं। टॉपिक है भोजन का स्वांगीकरण। पाचन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल तथा जल में हो जाते हैं। इस रूप में कोशिका के जीव द्रव्य में इनका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। यानी पाचन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल तथा जल में विलय हो जाते हैं। इस रूप में कोशिका के जीव द्रव्य में इनका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। अवशोषित ग्लूकोज कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है तथा अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत, वृद्धि आदि के काम आते हैं। पांचवा टॉपिक है हमारा मल परित्याग या बहिक्षेपण। अवशोषण के पश्चात अनेक पदार्थ अपचित रह जाते हैं, यानी अवशोषण के बाद बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपचित यानी पचते नहीं हैं, यानी जिनको शरीर के अंदर रखना हानिकारक हो सकता है। जो अपचित पदार्थ होते हैं उनको शरीर के अंदर रखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अतः मानव गुदा द्वार इनका बहिपरिक्षेपण कर देता है, यानी जो मानव गुदा द्वार है वो इन्हें बाहर निकाल देता है। धन्यवाद।